तो अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। आप इन टिप्स को घर पर इस्तेमाल कीजिए और आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम विपिन है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। मैं इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर और स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। मुझे 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ मैं घर पर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और एक स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो तो आप ये मेरी 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहला, आपको अपनी रीडिंग पर काम करना है, क्योंकि 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट का मतलब है जब आप इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हो। अब आप इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हो रीडिंग के थ्रू या फिर लिसनिंग के थ्रू। दूसरा है आउटपुट। आउटपुट भी आप दो तरह से दे रहे होते हो, राइटिंग के थ्रू और स्पीकिंग के थ्रू। कई बार क्या होता है कि ये रेशो ना इम्बैलेंस हो जाता है। ज़्यादातर जो भी लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में, उनका ये बैलेंस, ये मतलब उनका ये रेशो ही बैलेंस नहीं है। वो इनपुट पर ज़्यादा काम करते हैं, आउटपुट पर करते ही नहीं है, बहुत कम काम करते हैं। जैसे कि वो रीडिंग बहुत कर रहे हैं या फिर इसके अलावा वो लर्निंग ज़्यादा कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं इंग्लिश में, बट जब बात आती है लिखने की या बोलने की, स्पेशली बोलने की, तो वो बोलना शुरू ही नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न तो ये कि लोग डरते हैं। उनके अंदर एक फ़ियर होता है कि यार अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो लोग जज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं बहुत सारी मिस्टेक करूँगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर। एक लिमिटिंग बिलीफ्स तो ये है साइकोलॉजिकली। तो सबसे पहले अगर आपको स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इस लिमिटिंग बिलीफ्स को अपने दिमाग से निकाल के हटाना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि अगर ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपके अंदर है, नो मैटर कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने सारे कॉलेजेस या कितने सारे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड कर लिए, अगर आप बोल नहीं रहे हो ना तो आप बोल ही नहीं पाओगे इंग्लिश में। कई बार लोग सोचते हैं कि जब मेरे को बोलना आ जाएगा तब मैं बोलना शुरू करूँगा, बट ये थोड़ा सा कहानी उल्टी हो जाएगी। मतलब गाड़ी को घोड़े से पीछे बांधना हो गया ना ये तो, कि जब तक मैं बोलना शुरू, मतलब जब तक मुझे बोलना आएगा नहीं तब तक बोलना शुरू नहीं करूँगा। बट मेरा कहना यह है कि जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे तब तक आपको बोलना आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट स्पीकिंग। इवन इफ़ लिटिल सेंटेंसेस, इवन इफ़ स्मॉल स्टेटमेंट्स, भले छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करो, बट बोलना शुरू करो आज ही से। अगर आपने बहुत सारे नोट्स भर रखे हैं ना, या बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, लेकिन पब्लिक में जब आते हो, दोस्तों के साथ बात करते हो तो बात ही नहीं कर पाते हो। तो सबसे बड़ा रीज़न है लोग ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं लोग उसको जज ना करने लगे। ये लिमिटिंग बिलीफ आपको हटाना होगा। दूसरा रीज़न, आपको जब बात आती है रीडिंग करने की, तो कई लोग बोलते हैं कि मैं बोर हो जाता हूँ रीडिंग करने से। भाई जब तक इनपुट पर वर्क नहीं होगा तो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करोगे? इनपुट क्या होता है? रीडिंग के थ्रू और लिसनिंग के थ्रू। अब मैं आपको रीडिंग का एक आइडिया दे रहा हूँ। एक पेज डेली पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज 50 पेज पढ़ लूँ या 100 पेज पढ़ लूँ या फिर 10 पेजेस भी पढ़ लूँ, तो वो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा। इसके अलावा कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा होता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि समझ में नहीं आ रहा है? डजेंट मैटर। देखो, जब आप छोटे होते हो तब आपके आसपास के लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, बड़ी बड़ी सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। क्या आप कभी भी, पहली बात तो आप बोल नहीं सकते उस टाइम पर, बट आप विरोध नहीं करते हो ना कि आप इतने बड़े सेंटेंस की यूज़ कर रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप रिजिस्ट करते हो ना खुद को कि पहले ये होना चाहिए फिर मैं सीख लूँगा, तब आप लर्निंग मोड में नहीं हो। तो अगर आपको रीडिंग करने के लिए, मैंने कहा कि आपको रीडिंग करना है, डजेंट मैटर कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ यू कैन रीड, जस्ट रीड इट। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना शुरू करो, भले वो आपके समझ में भी ना आ रहा हो। मेरे कहने से आपको रीडिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको समझ में आने लगेगा। दूसरा हो सकता है कि ठीक है, आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता नहीं है, बेसिक कॉमन वर्ड्स होते हैं। एक एवरेज लर्नर के माइंड में 100-150 वर्ड्स होते हैं जिनका वो मीनिंग समझता है, बेसिक वर्ड्स का। बट अगर आपको वोकेबलरी बिल्ड करनी है तो आप, मतलब अगर आपको थोड़ा सा स्पोकन अच्छी करनी है तो थोड़ा वोकेबलरी बिल्ड करनी होगी। अब आपकी रीडिंग में अगर आपको 50 शब्द ऐसे मिले हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहे उनका मीनिंग क्या है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप 50 के 50 आज ही पढ़ो या उनका मीनिंग आज ही समझने की कोशिश करो। नहीं,
आपको सिर्फ 5 वर्ड लेने हैं। मैं कम से कम 5 वर्ड कराता हूँ। उसके अलावा आप अगर दूसरा ऑप्शन 3 या 2 या 1 का भी चूज़ कर सकते हो, बेटर ऑप्शन, वो भी बेटर है। बट आपको एक नया वर्ड डेली सीखना है। अब वर्ड सीखने का तरीका क्या ही, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि लोग सिर्फ डिक्शनरी उठा लेते हैं और वर्ड को रटना शुरू कर देते हैं। इट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू मेमोराइज, लर्न और रिमेंबर ए वर्ड। यू कैन लर्न, मेमोराइज द वर्ड, बट यू कैन नॉट रिमेंबर इन द लॉन्ग टर्म। आप सीख लोगे उसको इस्तेमाल करना भी, बट जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना उस वर्ड की, तो वो याद ही नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ कि क्यों। अगर आप सिर्फ शब्द को पढ़ के उसका मीनिंग पढ़ रहे हो, तो ये एक सरफेस लेवल की लर्निंग है। थोड़े दिन दिमाग में रहेगी, उसके बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी। बट आपको अगर इसको थोड़ा सॉलिडिफाई करना है तो सेंटेंस बनाना सीखो। उस वर्ड को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करो। अब आप सोच रहे हो कि मैं सेंटेंस कैसे बनाना शुरू करूँ। पहले आप हेल्प ले सकते हो गूगल की, पहले आप ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो। फिर उसके बाद अपना एक सेंटेंस खुद से बनाना शुरू करो, 2-3 सेंटेंस उस पर बनाओ। क्योंकि जब तक आप अपना सेंटेंस खुद नहीं बनाओगे तो वो शब्द आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। बात कर ली रीडिंग की, अब बात करते दूसरा इनपुट का प्रोसेस, वो है लिसनिंग का। अब मैं लिसनिंग के लिए क्यों बोलता हूँ कि क्योंकि ये भी एक इनपुट प्रोसेस है। याद करो कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा है। आई एम श्योर कि आप किसी हिंदी इंस्टीट्यूशन में नहीं गए थे, आपको किसी हिंदी क्लास को अटेंड करने के लिए नहीं कहा गया था। बिल्कुल, जब आप छोटे थे तब आप सुनकर हिंदी सीखते हो। जब हम छोटे होते तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बोल रहे लोगों को सुन रहे होते हैं और वहीं से हमारा दिमाग कॉपी कर रहा होता है। स्टार्टिंग के 1-2-3 साल तक कुछ समझ में नहीं आता है, बट धीरे धीरे वो शब्द दिमाग में और दिमाग से ज़ुबान पर चढ़ने लगते हैं। तो यही प्रोसेस आपको अपनाना है। बट अब बात आती है कि सुनना क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश में सॉन्ग सुन लूँ। सुन सकते हो अगर आपको एंटरटेन करना है, बट मैं जो बताना चाहता हूँ वो है कार्टून देखना। आप में से लोग सोच रहे होंगे कि कार्टून देखना शुरू करूँ। कार्टून से कैसे मेरी इंग्लिश ठीक हो सकती है, कैसे मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूँ। देखो, कार्टून देखना इसलिए सही है। पहली बात तो आप कार्टून को, जो मैं देखने की बात कर रहा हूँ वो इंग्लिश में जो लाइक छोटा भीम, ऐसे कार्टून देखने की बात कर रहा हूँ, ना कि इंग्लिश वाले। वो शायद आपकी समझ में ना आए उनका फ्लो, बट छोटा भीम ऐसे कार्टून आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे। बस आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो छोटा भीम इन इंग्लिश। क्योंकि जो भी उस कार्टून के अंदर चल रहा होता है ना, कार्टून चैनल, जो भी वो एपिसोड होता है, उस एपिसोड के अंदर जो भी चल रहा होता है कॉन्वर्सेशन उनके बीच में, वो हमारी डेली लाइफ की ही कॉन्वर्सेशन है। और इतना इजी ढंग से उसको समझाया जाता है कि जैसे कि आपको अगर स्टार्टिंग में समझ में भी ना आए, बट धीरे धीरे आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होता है कि ये अभी क्या कहने लग रहा है। आप सब टाइटल्स भी ऑन कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप सब टाइटल्स पढ़ो उसके और सुनना शुरू करो। दूसरा प्रोसेस ये हुआ। इनपुट तो यहाँ तक आपने सीख लिया है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, और वो है आउटपुट। आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया कि जब हम लिखते हैं और जब हम बोलते हैं, तो लिखना शुरू करो और लिखने से पहले बोलना शुरू करो। अब मैंने इसके पहले बारे में अभी बात की है कि कई लोग इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनके अंदर डर है कहीं ना कहीं लोग उनको जज करेंगे। जो लोग जज कर रहे करने दो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब आप बोलना शुरू करोगे तभी आपको आएगी बोलना इंग्लिश। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप अपने इनिशियल फेज़ में हो तो आप एक्सपर्ट लोगों के साथ क्यों बातचीत करने जा रहे हो। ऐसे लोगों के साथ जाओ जो थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं आपसे, आपके फ्रेंड हैं जिनके साथ आप थोड़ा मिक्सअप हो सकते हो। स्ट्रेंज लोगों से बात करोगे तो शायद आपको हेजिटेशन भी हो। बट जब आप इनिशियल फेज़ में हो तो आप अपने दोस्तों से बात करो। और आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं अवेलेबल जहाँ पर आप किसी उस टूल का इस्तेमाल करके उससे बात कर सकते हो। वहाँ पर तो कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए। तो आउटपुट में आपको स्पीकिंग करनी है एवरी सिंगल डे। स्पीकिंग कैसे शुरू करनी है? जिस रूम में अगर अभी आप बैठे हुए हो या अगर आप बाहर बैठे हुए हो, अपने आसपास एक बार नज़र घुमा के देख लो। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही है। घर में है तो वहाँ भले ही कुछ ना भी हो रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है आसपास। लाइक घड़ी होगी, कोई कैलेंडर होगा, कोई पेंटिंग होगी, या फिर किचन है, वहाँ पर वॉशरूम है, बहुत सारी चीज़ें रखी है। तो आप उनको डिस्क्राइब करना शुरू करो दिस एंड दैट का इस्तेमाल करके। लाइक दिस इज़ ए रिमोट, दिस इज़ ए वाटर बॉटल, दैट इज़ ए क्लॉक, दैट इज़ चेयर, दोज आर गर्ल्स। इस तरह से बोलना शुरू करो।
दिस दैट का इस्तेमाल करके जब आप बोलना शुरू करोगे तो आप चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा फ्लो, थोड़ा सा दिमाग में आपके आने लगेगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल इनिशियल जीरो से बता रहा हूँ, अपने आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू करो। कम से कम 10 चीज़ें अभी डिस्क्राइब करो, और अगर आप 50 100 कर सकते हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन। फिर अपने आसपास की हैपनिंग्स को देखो। आपके आसपास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अगर आप बाहर हो तो कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, बच्चे खेल रहे होंगे, कोई आपस में लड़ाई कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, जस्ट डिस्क्राइब। दे आर लाफिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से चीज़ें डिस्क्राइब करना शुरू करो, मतलब अपने आसपास की हैपनिंग्स को। यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, और यहाँ से बिल्ड होते होते धीरे धीरे जब आप अपने इनपुट और आउटपुट पर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप बोलने पर थोड़ा फोकस कर रहे हो, ठीक है मेरे को अपने दोस्त से बात करनी है और मुझे किसी की हेल्प लेनी है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। बात करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है। देखो, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, हर कंट्री में इसका यूज़ है। अगर आप कोई प्रोफेशनल स्टेज पर हो तो आपको इसकी अहमियत का पता ही होगा। जॉब लेने में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जब आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होती है ना, तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए। तो ये लैंग्वेज सीखना इसलिए ज़रूरी है, ना कि सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी काम आती है। जब आप लोगों से बात करते हो ना, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करके, इंग्लिश बोलते हो मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, तो इम्पैक्ट बनता है उस चीज़ का। और आजकल डिमांड है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए आगे भी क्रिएट करता रहूँगा। अभी सिर्फ मैंने अपनी इंट्रो वीडियो बनाई है जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ एग्जैक्टली ये मॉडल क्या होता है, इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए और ज़्यादा डिटेलिंग में बना सकूं, मैं आपको बता सकूं कि स्टेटमेंट कैसे बोलने हैं। थैंक यू सो मच।